हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सेन। आज अपने चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का तीसरा पार्ट है, वो अपन तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट स्टार्ट करने से पहले वही जो बात आपको डेली बोली जाती है कि वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना उसका फ़ायदा उठाइए। घर पर बैठे बैठे वैसे भी लॉकडाउन पार्ट टू पार्ट बढ़ाया जा रहा है, तो इस स्थिति में अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी एक प्रकार से उसको हानि न पहुंचे, इसके लिए जो वीडियोस क्लास वाइज बन रही है, जैसे क्लास में काम कराते हैं वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है, उसको आप नोट करते जाएं साथ साथ में। और उसके सवाल जो हैं बुक्स में हैं, ये जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो पूरा पार्ट आपको करवा रहा हूँ 9th और 10th बहुपद की बात कर रहे हैं, 9th और 10th दोनों की बुक्स में है। तो 9th वाले बच्चे और 10th वाले बच्चे दोनों टेक्स्ट बुक की सहायता से अपन क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अपन ने कल तक जो अपने पढ़ा था, अपने 2 पार्ट कर लिए बहुपद के, उसमें कल तक का जो पार्ट था उसमें अपन थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था। अब अपने पास आ गए क्वेश्चन, आ गए इसके अपने थ्योरी इस चीज़ की पढ़ ली है। अब इस थ्योरी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। आपको एक बात बताया था मैंने कि 2 चीज़ याद रखनी है। एक तो अपने को याद रखना है कि बहुपद, एक तो बात याद रखनी है बहुपद, और एक अपने को याद रखना है समीकरण। मैंने बताया था दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, एक तो होता है बहुपद और एक क्या होता है समीकरण। बताया था कि बहुपद से समीकरण कैसे बनेगी। बहुपद है वो सिंपल आएगा, उसमें बराबर के बाद में कोई मान नहीं होता है, बहुपद के बराबर में कोई मान नहीं होता है। पर बहुपद से समीकरण कैसे बनती है, किसी बहुपद के बराबर में अपन कोई मान लिख देंगे तो वो बहुपद से क्या बन जाएगी अपने पास समीकरण। यानी कि बहुपद में और समीकरण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पर एक बात अपने को ध्यान रखना है, मैंने परिभाषा बताई थी आपको कि बहुपद के लिए परिभाषा बताई थी शून्यक। मैंने आपको बहुपद के लिए परिभाषा बताई थी शून्यक, और याद रखना है समीकरण के लिए अपन एक परिभाषा पढ़ेंगे मूल। बाद की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे अपन जब अपने काम आएगी। सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि बहुपद के लिए अपन कौन सी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, शून्यक। और समीकरण के लिए अपन परिभाषा पढ़ेंगे, कौन सी परिभाषा पढ़ेंगे, मूल की परिभाषा पढ़ेंगे। इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बहुपद के लिए बस नाम याद रखना है कि शून्यक, और समीकरण के लिए नाम याद रखना है मूल। ज़्यादा इनमें कोई अंतर नहीं होता है, एक ही तरीका होता है। अब बहुपद के शून्यक और समीकरण के मूल निकालने की मैंने आपको 3 विधियां बताई थी। बहुपद के शून्यक और समीकरण के मूल निकालने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली विधि है वो विधि होती है गुणनखंड विधि। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि। नंबर 2 अपने पास विधि होती है वो होती है पूर्ण वर्ग विधि। अपन पूर्ण वर्ग विधि से भी अपन बहुपद के शून्यक और समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। और अपने पास तीसरी विधि होती है वो होती है श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र के प्रयोग से, यानी श्रीधराचार्य सूत्र की विधि, श्रीधराचार्य सूत्र विधि। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, श्रीधराचार्य सूत्र विधि, या इसको द्विघाती सूत्र विधि भी नाम दिया जाता है, एक ही बात है। श्रीधराचार्य सूत्र को ही द्विघाती सूत्र कहते हैं अपन, द्विघाती सूत्र विधि। ये अपने पास 3 विधियां हैं, और इन तीनों विधियों के बारे में अपने को क्या रखना है, याद रखना है कि ये बात अपने पास है। बहुपद के शून्यक समीकरण के मूल निकालने की 3 विधियां हैं। अपन को एक एक करके पॉइंट वाइज इनको अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले गुणनखंड विधि कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे, और श्रीधराचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र विधि है उसका उपयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि द्विघाती समीकरण। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुपद है, बहुपद के प्रकार होते हैं अपने पास कुछ। कौन से प्रकार, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघात बहुपद। तो मैंने एक बात बोली थी कि ये जो होता है द्विघात बहुपद, अपने पास होता है द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में ऑलमोस्ट द्विघात बहुपद के ही क्वेश्चन अपने पास काम आएंगे। अब द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के बराबर में अपने पास कोई भी मान आ जाए, बराबर में मान लिया 0 आ गया, तो ये जो बनेगा ना, ये बन जाएगी अपने पास द्विघात समीकरण। क्या हुआ, द्विघात बहुपद के बराबर में कोई मान आ गया तो ये अपने पास बनेगी द्विघात समीकरण। और याद रखना है प्रश्नावली संख्या 3 के लिए, चैप्टर नंबर 3 के लिए, द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, वो होती है ax² + bx + c बराबर में क्या है 0। क्या है ये ax², द्विघात समीकरण का मानक रूप। पहले चेक करते हैं द्विघात है क्या। देखो a है, एक बार a को अपन अचर पद मान के चलते हैं, a एक अचर पद के रूप में कार्य आएगा, b भी एक अचर पद के रूप में काम में आएगा, और c भी एक अचर पद के रूप में काम में आएगा। चर यहाँ पर अपने को x ही मानना है। एक बार
बात करते हैं x की, तो यहाँ पर चर की घात 2 है, यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर चर नहीं है यानी चर की घात कितनी है 0। सबसे बड़ी घात अधिकतम घात कितनी है 2, यानी कि ये द्विघात तो है, कन्फर्म है। अब बात करते हैं द्विघात हो गया, अब बात करते हैं समीकरण की। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये एक बहुपद है और इस बहुपद के बराबर में एक मान आया है, यानी कि ये समीकरण भी है, यानी ये बन गई द्विघात समीकरण और ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यानी कि कोई भी अपने पास द्विघात समीकरण आएगी, अपन इस मानक रूप से उसकी तुलना करके, इसको कंपेयर करके अपन a का मान, b का मान और c का मान निकाल सकते हैं। और इस a, b और c का मान जो अपने यूज आएगा वो अपने पास यूज आएगा शून्य निकालने की या मूल निकालने की तीसरी विधि में। कौन सी विधि में? श्रीधराचार्य सूत्र विधि में अपने काम आएगा कि a, b और c का उपयोग कैसे करना है। याद रखना है a क्या है, अपने को पता है कि कोई भी दो पद के बीच में कोई चिन्ह हो, किसका चिन्ह होता है? गुणा का। कोई दो पदों के बीच में कोई चिन्ह हो, किसका चिन्ह होता है? गुणा का। तो याद रखना है यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a है एक्स स्क्वायर के गुणा में, और जो गुणा में हो उसे बोलते हैं गुणांक। यानी a क्या है? a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। x है उसके गुणा में क्या है? b। तो b क्या है? b है x का गुणा में, यानी कि x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। यह है मानक रूप। मानक रूप में a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक और c के साथ में कोई भी चर पद नहीं आया है, यानी c क्या है? अचर पद। c क्या है? अचर पद। ये है भी, तो ये भी अचर पद, पर इनके नाम फिक्स कर दिए कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये x का गुणांक और ये क्या है? अचर पद। ये अपने पास हो गया द्विघात समीकरण का कौन सा रूप? मानक रूप। अब अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेकर पहली विधि को स्टार्ट करते हैं। कौन सी विधि? अपने पास पहली विधि है गुणनखंड विधि। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि गुणनखंड विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं, किसी भी क्वेश्चन के शून्य कैसे निकालते हैं। बात करते हैं अपन शून्यक निकालने की विधियां, शून्यक ज्ञात करने की विधियां। शून्य ज्ञात करने की विधि की बात करें अपन, तो शून्य ज्ञात करने की पहली विधि मैंने आपको बताई है। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। शून्य ज्ञात करने की पहली विधि अपने पास है, वो कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। इस गुणनखंड विधि की सहायता से अपन शून्य कैसे निकालेंगे, अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। अपने पास इस बोर्ड की साइड में कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल हैं, और अपने को पता है कि बहुपद है तो वहाँ पर शून्य का आएगा या मूल आएगा? शून्य का आएगा। यानी कि अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल अपने पास है, अपने एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया। अपने पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में क्या है? 12। अपने पास पहला एग्जाम्पल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया। अब आपको एक बात का याद रखना है कि बहुपद जो होता है उसको दर्शाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। बहुपद को दर्शाने के लिए कुछ क्या होते हैं? प्रतीक चिन्ह। जैसे अपने पास विज्ञान में होता है कि स्मॉल u को लिखेंगे प्रारंभिक वेग, स्मॉल v होता है अंतिम वेग, s होता है विस्थापन, t होता है समय, a होता है त्वरण। इस प्रकार से ये प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। उसी प्रकार से मैथ में भी प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो याद रखना है कि बहुपद के लिए अपने को कौन कौन से प्रतीक चिन्ह अपन यूज़ कर सकते हैं। याद रखना है कि 9th और 10th के लिए अपने को ज़्यादा प्रतीक चिन्ह याद रखने की जरूरत नहीं है। अपने को याद रखना है कि किसी बहुपद को यदि अपने को दर्शाना है, किसी बहुपद का यदि अपने को प्रतीक चिन्ह लेना है, तो उसका प्रतीक चिन्ह हमेशा अपने को fx, px, gx, qx, q f ब्रैकेट में x, ठीक है, p ब्रैकेट में x, g ब्रैकेट में x, q ब्रैकेट में x, qx, ux, vx इस प्रकार से लेने हैं। क्या याद रखना है कि अपने को बहुपद के प्रतीक चिन्ह fx, px, gx, qx, ux और vx इस प्रकार से लेने हैं अपने को प्रतीक चिन्ह। अब इसमें x का क्या मतलब है? इसमें x का मतलब ये होता है, वैसे तो इसको समझा जाए तो ये ऐसे होता है, x का फलन, ये भी x का फलन, f का मतलब फलन, फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर p का मतलब अपने को और कुछ नहीं समझना है, ये भी फंक्शन ही है, x का एक फंक्शन, x का एक फलन। यानी कि ये जो बहुपद है साफ साफ दिख रहा है। इस बहुपद में क्या आ रहा है? चर। इस बहुपद में चर आ रहा है x, यानी ये जो एक फलन बन रहा है ये किसका फलन बन रहा है? x का फलन बन रहा है। यदि मेरे पास एक बहुपद है y² प्लस 4y प्लस 4, यदि ये मेरे पास एक बहुपद है, कौन सा बहुपद है?
वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, ये मेरे पास एक बहुपद है, परंतु यहाँ पर चर x आया है या y आया है, y आया है। तो यदि इस बहुपद का मैं प्रतीक चिन्ह लिखूंगा तो इसका प्रतीक चिन्ह अपन fx नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये x का एक फलन नहीं है, इसमें चर x नहीं है, इसमें चर क्या है, y, इसलिए इसको अपन fx नहीं लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे fy। तो इससे अपन क्या समझते हैं? इससे अपन ये समझते हैं कि किसी भी बहुपद को लिखने के लिए ये प्रतीक चिन्ह जो काम में लिए जाते हैं उनके ब्रैकेट में जो x, ये निर्धारित कैसे होता है? ये निर्धारित होता है बहुपद में चर की उपस्थिति से, कि चर कौन सा है। यदि चर x है तो वहाँ पर x लेंगे, y है तो y लेंगे, t है तो t लेंगे, और m है तो m लेंगे। जो भी अपने पास चर होगा वही इस ब्रैकेट के अंदर आएगा। बाकी आप f, p, g, q ये अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। और याद रखना है, ज़्यादातर अपने पास बहुपद को fx माना जाता है, किताब में भी इस प्रकार से दिया हुआ है, और भी जो बुक्स आती हैं उनमें भी fx ही माना जाता है। तो अपन भी क्या करेंगे, इसको fx के रूप में ही काम में लेंगे। अपने पास अब आ गया पहली विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि की सहायता से, गुणनखंड विधि की सहायता से अपने को इस बहुपद का, ये मैंने बहुपद लिया है, कैसे, इसके बराबर में कोई मान नहीं है, चर भी है और चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या में है, यानी कि ये एक द्विघात बहुपद है, सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद का अपने को गुणनखंड विधि की सहायता से क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या करना है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे माना बहुपद fx। क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना बहुपद fx। अब आप सोचोगे कि सर मानेंगे क्यों, बहुपद तो अपने को दे रखा है, इसको मानने की क्या आवश्यकता है। अपन लिखते हैं माना, मानने की आवश्यकता क्या है, बहुपद तो अपने को दे रखा है। क्या दे रखा है बहुपद अपने को बहुपद दे रखा है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो इसको मानने की आवश्यकता क्या है, बहुपद तो अपने को दे रखा था, परंतु इसका प्रतीक चिन्ह fx अपने को नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने मान लिया कि ये जो बहुपद है इसका प्रतीक चिन्ह fx है। तो माना बहुपद fx बराबर है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब अपन बात करते हैं, इस बहुपद की सहायता से अपने को निकालना है इसका शून्यक, ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक निकालने के लिए शून्यक की परिभाषा पर जाते हैं। शून्यक की परिभाषा क्या होती है? किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान, किसी बहुपद में उपस्थित चर का वह मान जिसे पुनः बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या बन जाता है, शून्य, 0 बन जाता है। यानी किसी भी बहुपद से शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद का मान क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। यानी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए अपने को बहुपद को किसके बराबर रखना होगा, 0 के बराबर। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या बताया था, शून्यक ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद कौन सा है, fx। तो शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद को किसके बराबर रखेंगे, शून्य के बराबर। तो अपने पास बहुपद है fx, इसको बराबर रख दिया किसके, शून्य के। अब fx क्या है अपने पास, अब अपने पास fx का मान है वो है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्या चीज़ है, बहुपद दे दिया fx, शून्य के लिए बहुपद को किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी बहुपद fx को किसके बराबर, 0 के बराबर। fx का मान है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर में क्या है, 0। अब बात करते हैं इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, अब अपन गुणनखंड विधि। कौन सी विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि। अब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि गुणनखंड का अर्थ क्या होता है। याद रखना है बेटा, गुणनखंड का अर्थ होता है टुकड़े, गुणनखंड का अर्थ होता है टुकड़ा करना। गुणनखंड छोटे छोटे भागों में उसको टुकड़ा करना, विभाजित करना, ये इस गुणनखंड का अर्थ होता है। यानी क्या करना है अपने को ये जो एक बहुपद था, इस बहुपद से अपने पास एक समीकरण बन गई। देखो ये बहुपद है, इसके बराबर में 0 है, यानी क्या बन गई, एक समीकरण बन गई। इस बहुपद की सहायता से जो समीकरण बनी है, इस समीकरण को अपन गुणनखंडित करेंगे। गुणनखंडित मतलब टुकड़ों में तोड़ेंगे। इस समीकरण को अपने को तोड़ना है, अलग अलग विभाजित करना है। उसके बाद में जो अपने पास हल आएगा वो अपनी बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। अब तोड़ना कैसे है वो देखना है। इस बहुपद को 0 के बराबर रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको अपन टुकड़ों में विभाजित करेंगे। कैसे करेंगे, याद रखना है, पहला जो पद है, 3 पद हैं इसमें, पहला जो पद है x स्क्वायर का वो पद रहेगा सेम टू सेम, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बीच वाला जो पद है उसकी जगह अपन 2 पदों की जगह छोड़ेंगे। बीच वाले पद 7x के लिए अपन 2 पदों की जगह छोड़ेंगे, यानी 7x को अपन 2 टुकड़ों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। और अंतिम जो पद है प्लस का 12 वो भी रहेगा सेम टू सेम। पहला पद सेम टू सेम, बीच वाले के 2 टुकड़े करेंगे तो 2 पदों की जगह अपन ने छोड़ दी, और अंतिम पद रहेगा सेम टू सेम। बराबर में क्या आ गया, 0। तो बराबर में क्या आ गया, 0। अब अपने को थोड़ा सा काम रफ में करना पड़ेगा। रफ में क्या काम करेंगे अपन, थोड़ा सा काम है वो अपने को रफ में करना है।
अपन रफ पेज में गए, अपने पास बोर्ड की कॉपी है या अपने पास रफ कॉपी है, उसमें अपन हल कर रहे हैं। रफ पेज में गए, रफ पेज में जाने के बाद में क्या करना है, टुकड़े करने के लिए 7x के 2 टुकड़े करने के लिए अपने पास जो 2 पद बचे हैं जिनको अपन ने कुछ चेंज नहीं किया है, जो पद अपने पास सेम टू सेम है, उन दोनों पदों को अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या याद रखना है, 7x यानी बीच वाले के टुकड़े करने के लिए पहले और अंतिम पद को चिन्ह सहित गुणा करेंगे, चिन्ह सहित। ये बात याद रखनी है कि दोनों के चिन्ह लेने हैं अपने को, ठीक है। पहला पद क्या है, रफ में ये काम करेंगे। पहला पद अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है, प्लस का एक्स स्क्वायर है। मैंने बोला था चिन्ह सहित लेना है, तो एक्स स्क्वायर से पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी किसका चिन्ह है, प्लस का। तो पहला पद अपने पास है प्लस का एक्स स्क्वायर। क्या याद किया अपने के, पहला पद अपने पास है एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। अंतिम पद अपने पास है प्लस का 12, तो अंतिम अपने पास है प्लस का 12। पहला पद है प्लस का एक्स स्क्वायर, अंतिम पद है वो है प्लस का अपने पास है 12। अब इनको अपन क्या करेंगे, गुणा। तो ये बीच में क्या है, गुणा। याद रखना है, मैंने बताया था कि क्रॉस का मतलब भी गुणा होता है, डॉट का मतलब भी गुणा होता है, और यदि 2 ब्रैकेट एक साथ में आ जाए, बीच में कोई चिन्ह हो, मतलब वो भी किसका चिन्ह होता है, गुणा का। ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। तो ये अपने पास ब्रैकेट में 2 चीज़ है, पहला पद और अंतिम पद। अब इनको क्या करेंगे, अपन गुणा करेंगे। गुणा का नियम ये होता है कि पहले अपन करते हैं चिन्हों का गुणा, फिर करते हैं संख्याओं का गुणा। तो पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। प्लस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस। याद रखना है आपको, चिन्हों का गुणा भी अपने को याद रखना है। क्या होता है चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा अपने पास होता है, अपने पास चिन्ह का गुणा होता है कि यदि प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। यदि अपन प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस। यदि अपन माइनस को प्लस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस। और यदि अपन माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस। ये बात अपन 5वीं 6ठी क्लास से समझ रहे हैं कि प्लस गुणा प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस गुणा माइनस, माइनस। माइनस गुणा प्लस, माइनस। और माइनस गुणा माइनस, प्लस। अब इसको अपने को रटने की जरूरत नहीं है, इसको अपने को इस प्रकार से याद रखना है कि यदि समान चिन्ह को समान चिन्ह से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ रहा है, इसका प्लस आ रहा है। प्लस को प्लस से किया, क्या आ गया, प्लस। और माइनस को माइनस से किया तो भी क्या आ गया, प्लस। यानी समान चिन्ह को जब समान चिन्ह से गुणा किया तब हमेशा क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। परंतु जब समान एक चिन्ह को दूसरे अलग चिन्ह से गुणा करेंगे तब क्या बन रहा है, माइनस। ये देखो, ये दोनों समान चिन्ह थे, प्लस बन गया, समान चिन्ह थे, प्लस बन गया। परंतु एक प्लस का है, एक माइनस का, अलग अलग आ गए तो क्या बन गया, माइनस। एक माइनस का है, एक प्लस का, अलग अलग आ गए तो क्या बन गया, माइनस। इसी प्रकार से इनका गुणा होता है, इसी प्रकार से इनका भाग होता है। भाग कैसे, प्लस को प्लस से भाग देंगे क्या आएगा, प्लस। प्लस को माइनस से भाग देंगे क्या आएगा, माइनस। और इसी प्रकार से ये 2 होते हैं। यानी गुणा भी ऐसे ही होता है, भाग भी ऐसे ही होता है। ये अपने को क्या रखना है, याद रखना है। क्या किया, पहले पद का अंतिम पद का एक साथ गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो प्लस प्लस क्या बन गया, प्लस। 12 एका, 12 एका। यहाँ पर एक तो दिख नहीं रहा। याद रखना है, किसी भी संख्या के गुणा में कुछ न हो, एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है तो वहाँ पर गुणा में कुछ न हो, वहाँ पर कितना होता है, 1। तो यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 1। 12 एका 12, प्लस प्लस प्लस, 12 एका 12, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। ये अपने पास आ गया प्लस का 12 एक्स स्क्वायर। अब अपने को एक बात और याद रखनी है कि एक अपन बात करेंगे प्लस की और एक अपन बात करेंगे माइनस की। एक प्लस की और एक माइनस की, ये बात थोड़ी अलग है। याद रखना है, इन दोनों को यानी प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करने के बाद यदि प्लस आए तो अपन इसका मतलब योग समझेंगे। तो सर प्लस का मतलब तो योग ही होता है, ऐसे योग नहीं भी, इसका तरीका थोड़ा अलग है। और यदि प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करने पर यदि माइनस आए तो इसका मतलब अपन अंतर समझेंगे कि ये क्या है, ये अंतर है। अपने को अंतर लेना है। क्या चीज़, पहले पद को अंतिम पद से गुणा करने पर यदि प्लस आ गया तो अपन योग समझेंगे, उसको योग के तौर पर काम में लेंगे। और यदि पहले पद को अंतिम पद से गुणा करने पर उत्तर माइनस में आ रहा है तो वहाँ पर अपन क्या देखेंगे, योग देखेंगे या अंतर। अपन वहाँ पर क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। ठीक है, अपन ने पहले पद को अंतिम पद से गुणा किया, अपना उत्तर आ गया प्लस का 12 एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या आया है, चिन्ह प्लस का। तो जहाँ पर चिन्ह प्लस का आता है वहाँ पर क्या देखा जाता है, योग देखा जाता है। अब ये योग देखना किसका है, अब ये योग देखना है अपने को बीच वाले पद का। बीच वाला पद कितना है, 7। तो अपने पास बीच वाला पद कितना है, 7। इस 7 को अपने कितने टुकड़ों में तोड़ना है, इस 7 को अपने 2 टुकड़ों में तोड़ना है। तो किस प्रकार तोड़ेंगे, सबसे पहले तो ये प्लस बताता है कि अपने को क्या देखना है, योग देखना है। यानी 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का योग कितना बन जाए, 7 बन जाए।
अपने को 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि उनका योग कितना बन जाए, 7 बन जाए। तो केवल योग से भी काम नहीं चलेगा, एक बात और भी याद रखनी है कि 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि योग तो 7 बनना ही चाहिए, साथ में उन दोनों का गुणा है वो कितना बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए। यहाँ पर 12 आ रहा है तो यहाँ पर भी इनका गुणा कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन 1 से, 7 को तोड़ना स्टार्ट करते हैं अपन ने स्टार्ट किया 1 से। 7 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, योग कितना, सबसे पहले योग ही देखेंगे, योग कितना होना चाहिए, 7। तो बताओ 1 के साथ में कितना लेना पड़ेगा कि ये 7 बन जाए। 1 के साथ में जब अपन 6 लेंगे तो 6 और 1 कितना बन जाएगा, 7। चलो कोई बात नहीं, योग तो सेट बैठ गया। अब इनको गुणा करके देखते हैं अपन, 12 बन रहा है नहीं बन रहा, ये बनना चाहिए, जो गुणा करके उत्तर आया है ये गुणा में बनना चाहिए। तो अपन 6 का और 1 का योग तो 7 हो गया, अब 6 का और 1 का गुणा करके देखते हैं। 6 1 का 6, 6 को 1 से गुणा किया, 6 1 का 6, अपने को चाहिए कितने था, 12, यानी ये सेट नहीं होगा। योग के लिए सेट है, गुणा के लिए सेट नहीं है, यानी ये जोड़ा अपन नहीं ले सकते। तो 1 के बाद में किसकी बारी आती है, 2 की। चलो 1 को छोड़ दिया, 1 के बारी आती है 2 की। 2 के साथ में अपन क्या लें, 2 के साथ में अपन क्या लें कि उनका योग तो कितना बन जाए, 7, और उनका गुणा कितना बन जाए, 12। तो ठीक है, अपने को पता है कि 2 के साथ में अपन क्या ले सकते हैं, 5। 2 के साथ में 5 लेंगे, 5 और 2 कितना बन जाएगा, 7। चलो ठीक है, योग तो सेट है, गुणा करके देखते हैं। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूआ 10, अपने को कितना चाहिए था, 12, यानी यहाँ पर भी गुणा सेट नहीं है तो योग सेट हो गया, गुणा सेट नहीं हुआ, यानी ये जोड़ा भी, ये युग्म भी अपन नहीं ले सकते। 1 की बारी आ गई, 2 की बारी आ गई। अब बात करते हैं 3 की, कि 3 के लिए क्या होगा। 3 के साथ में अपने को पता है योग 7 लेने के लिए 3 के साथ में क्या लेना पड़ेगा अपने को, 4। 3 और 4 का योग कितना बनेगा, 7। चलो ठीक है, योग तो सेट बैठ गया। अब गुणा करते हैं दोनों का, 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12। तो देखो भाई, योग भी 7 आ गया, गुणा भी 12 आ गया, यानी योग भी सेट है, गुणा भी सेट है, यानी 2 टुकड़े कितने आ गए अपने पास, 3 आ गए और 1 क्या आ गया, 4। यानी 7 की जगह अपन 2 टुकड़े करेंगे तो 1 टुकड़े को अपन 3 लिखेंगे, 1 टुकड़े को अपन 4 लिखेंगे। 1 टुकड़े को 3 लिख दिया, 1 टुकड़े को 4 लिख दिया। अब क्या याद रखना है, अब याद ये रखना है कि यदि यहाँ पर चर x है तो इसके साथ भी x लिखेंगे, इसके साथ भी x लिखेंगे। यदि यहाँ पर चर y है तो इसके साथ भी y लिखेंगे, इसके साथ भी y लिखेंगे। तो चर क्या है यहाँ पर, x, तो 3 के साथ में भी x लिखना है, 4 के साथ में भी क्या लिखना है, x। तो ये तो बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 4x। बहुपद को बराबर रखा 0 के, पहला सेम आखिरी सेम, 2 टुकड़े अपन ने कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद में अपने पास आ गया 3 और 4। उसके बाद में क्या किया, अपने पास जो चर है x, तो यहाँ पर 3 के साथ भी x आएगा और 4 के साथ भी कितना आएगा, x आएगा। अब बात ये है कि 3x 4x आ गया, ये 3x 4x आ गया, परंतु इनके पहले अपन ने कोई चिन्ह नहीं लगाए हैं। अब चिन्ह किस हिसाब से लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे इस चिन्ह के हिसाब से। दोनों को गुणा किया था तो चिन्ह किसका आया था, प्लस का, तो अपने पास चिन्ह आया था प्लस का। अब अपने को समझना पड़ेगा कि प्लस चिन्ह कब आता है। अपने को साफ साफ दिख रहा है कि प्लस चिन्ह कब आता है, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, तब क्या आएगा, प्लस, वरना क्या आएगा, माइनस। क्या समझे अपन, या तो दोनों प्लस गुणा प्लस हो या दोनों माइनस गुणा माइनस हो, तब तो क्या आएगा, प्लस, वरना क्या आएगा, माइनस। यानी प्लस तब आएगा जब या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों क्या है, माइनस के। यानी ये प्लस लाने के लिए या तो अपने को दोनों को लिखना है प्लस का या दोनों को लिखना है माइनस का। तो देखते हैं अपन, पहले माइनस के लिख के देखते हैं। क्या बोला, या तो दोनों को लिखेंगे प्लस का या दोनों को माइनस का। यहाँ से अपने को पता चल गया ये प्लस आया था, प्लस का मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। तो अपन पहले दोनों माइनस के लिखते हैं, ये मैंने दोनों लिख दिए माइनस के। अब इनको हल करके देखते हैं। माइनस का 3x और माइनस का 4x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 7x। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्लस का 7x। तो एक बात याद रखनी है, अपने को टुकड़े भी इस हिसाब से करने हैं कि ये जो 7x का मान है, ये मान कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हल करने पर उत्तर ये आनी चाहिए, अलग उत्तर नहीं आनी चाहिए। ऊपर अपने पास क्या है, प्लस का 7x, नीचे हल किया आ गया माइनस का 7x, तो ये तो नहीं चलेगा। यानी अपन दोनों को क्या नहीं लिख सकते, अपन दोनों को माइनस का नहीं लिख सकते। तो अपन दोनों को माइनस का नहीं लिख सकते, तो दोनों को क्या लिखना पड़ेगा अपने को, प्लस का। तो अपन इसको भी प्लस का लिखेंगे, इसको भी क्या लिखेंगे, प्लस का। दोनों चिन्ह आ गए प्लस के। ये अपने पास हो गया टुकड़ा करना। ये अपन ने बीच वाले पद के 2 टुकड़े कर दिए, एक आ गया प्लस का 3x और एक आ गया प्लस का
4x, 1 प्लस का 3x, 1 प्लस का 4x, ये अपने बीच वाले पद के क्या कर लिए, टुकड़े। अब क्या करना है, अब अपने को ये काम करना है कि अपने को पहले दो पदों में और अंतिम दो पदों में, 4 टुकड़े हो गए अपने पास, 4 पद आ गए, तो पहले दो पदों में और अंतिम दो पदों में अपने को कॉमन लेना है। जो भी चीज़ अपने पास कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, वो अपने को लेना है। तो अपने को एक बात याद रखना है, हमेशा एक बात याद रखना है कि कॉमन क्या आता है। याद रखना है कि कॉमन हमेशा छोटी संख्या आती है, बड़ी संख्या कभी भी कॉमन नहीं आती है। हमेशा छोटी संख्या कॉमन आती है, बड़ी संख्या कॉमन नहीं आती है। यही बात घात में लगती है कि चर की घात छोटी होती है वो कॉमन आती है, चर की घात बड़ी कॉमन नहीं आती है। तो अपन चेक करते हैं, यहाँ पर x की स्क्वायर है यानी x गुणा में कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पर x की घात 1 है यानी x कितनी बार है, 1 बार। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि इन दोनों में कॉमन लेना है तो x की घात 2 कॉमन आएगी या x की घात 1, बताया था। छोटी घात है x की घात 1, यहाँ पर x की घात 1 यानी कि x क्या आ गया, कॉमन आ गया। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, याद रखना ये बात, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो x स्क्वायर में से यानी x कितनी बार था, 2 बार, 1 बार बाहर आ गया तो 1 बार क्या रहेगा, अंदर। यहाँ पर x की स्क्वायर है, x 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया, 1 बार क्या रहेगा, अंदर। प्लस है तो प्लस, यहाँ पर गुणा में x था, 3 के गुणा में क्या है, x बाहर आ गया, क्या बचेगा, 3, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या रहेगा, सेम टू सेम। अब बात करते हैं अगले दो पदों में कॉमन की। यहाँ पर x है परंतु यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, यानी x तो कॉमन नहीं आएगा। कॉमन तब आता है जब दोनों पदों में हो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 दिख नहीं रहा है, परंतु 12 में 4 है या नहीं है, 12 में 4 उपस्थित है। कैसे यहाँ पर अपने को 4 दिख रहा है, 12 है, ये एक अलग संख्या है, इसमें अपने को 4 दिख नहीं रहा है, पर अपने को ये पता है 4 तिया कितना होता है, 12, यानी अपन लिख सकते हैं 12 को अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 3, यानी 12 में 4 भी होता है और 12 में क्या होता है, 3 भी होता है, यानी कि 12 में 4 उपस्थित है। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 क्या आ गया, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, 4 आ गया बाहर, क्या बचेगा अंदर, x, प्लस है तो प्लस। 12 में 4 का भाग, कॉमन का मतलब भाग देना, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, बराबर में क्या है, 0। अब अपने इतना काम किया है, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये काम अपने सही किया है या गलत किया है। अपने को पता ऐसे चलेगा कि ये जो ब्रैकेट आएगा और ये जो ब्रैकेट आएगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आने चाहिए। गुणनखंड विधि में ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आएंगे, तभी अपने पास क्या होगा, ये इसका हल होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन x प्लस 3 ये दोनों अपने पास क्या आ गए, सेम टू सेम आ गए। इसको आगे हल करना है तो देखो, ये एक पद तो ये बन रहा है, ये 2 पद नहीं है, ये एक ही पद है। x के गुणा में ये ब्रैकेट है, तो बताया था गुणा में जब कोई भी संख्या वो एक ही पद बन जाता है। तो एक पद अपने पास ये आ गया, एक पद अपने पास ये आ गया, ये 2 पद आ गए। पहले अपन ने इसमें से कॉमन लिया था, अब अपन इसमें से और भी क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इस पद में x है, गुणा में ब्रैकेट है। इस पद में 4 है, गुणा में क्या है, ब्रैकेट है, और ब्रैकेट क्या है, सेम टू सेम है। तो मैंने बताया था कि समान पद कॉमन आते हैं, उभयनिष्ठ आते हैं। समान पद क्या है, ब्रैकेट, तो ये अपने पास ये ब्रैकेट क्या आ गया, कॉमन आ गया। ब्रैकेट कॉमन आने के बाद में ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर x, ब्रैकेट बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, x, प्लस है तो प्लस, ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 4, बराबर में क्या है, 0, यानी ये अपने पास 2 ब्रैकेट बन गए और बराबर में क्या बन गया अपने पास, 0। अब एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी 2 पद अपने पास गुणा में हो, कोई भी 2 पद अपने पास गुणा में है, बराबर में 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों पद एक साथ 0 नहीं हो सकते। याद रखना ये बात, 2 पद गुणा में है, बराबर में 0 है, यानी दोनों पद एक साथ में तो 0 नहीं हो सकते। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो पहला पद 0 होगा या कितना पद, दूसरा पद क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए कितने केस लगेंगे, इसके लिए 2 केस लगेंगे, यानी कि 2 स्थितियां बनेगी, स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकेंड। तो अपन इसकी केस की चर्चा करते हैं कि इसकी कौन सी स्थितियां बनेगी। अपने पास बनेगा इसमें केस फर्स्ट और केस सेकंड, केस फर्स्ट और केस सेकंड। क्या बताया था, 2 पद यदि गुणा में है, बराबर में 0 है, तो दोनों कभी भी एक साथ शून्य नहीं होंगे, या तो पहला शून्य या दूसरा शून्य। तो केस फर्स्ट तो बनेगा पहला पद शून्य और केस सेकंड बनेगा दूसरा पद शून्य। केस फर्स्ट के लिए पहला ब्रैकेट 0 के बराबर, पहला ब्रैकेट क्या है, x प्लस 3, तो पहला ब्रैकेट x प्लस 3 किसके बराबर, 0 के बराबर। दूसरी स्थिति में दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर, यानी x प्लस 4,
x प्लस 4 किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या करेंगे, x है तो x, पक्षांतरण का अपने को पता है कि ये +3 है, इधर जाकर क्या बनेगा -3, और पक्षांतरण का अपने को पता है x है तो x प्लस का 4, इधर जाकर क्या बनेगा -4। बताओ x के दो मान आए नहीं आए, आ गए। एक x का मान -3 आ गया, एक x का मान -4 आ गया। x क्या है, चर, अपने को हल करने पर चर के दो मान आ गए। ये जो दोनों मान आए हैं इन्हें ही क्या बोलते हैं, इन्हें ही बहुपद के शून्यक बोलते हैं। यानी इस बहुपद fx के दो शून्यक, एक तो -3 आया है और एक कितना आया है -4, ये अपने पास बहुपद के दो क्या आ गए, शून्यक। अब इससे अपन को एक बात और सीखने को मिलती है, और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कौन सी बात, याद रखना है, कोई भी बहुपद यदि रेखिक है यानी अधिकतम घात 1 है तो उसका शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। हमेशा अपन जितने भी सवाल करेंगे अपने को सारा समझ में आ जाएगा कि 1 कैसे होगा। याद ये रखना है कि रेखिक बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है तो शून्यक भी कितना होगा, 1। द्विघात बहुपद की घात अधिकतम 2 होती है तो शून्यक भी कितने आए हैं, 2। त्रिघात बहुपद के शून्यक भी कितने आएंगे, 3। 4 घात के बहुपद के शून्य कितने आएंगे, 4। और 85 घात के बहुपद के शून्य कितने आएंगे, 85। यानी जितनी घात का बहुपद है उतने ही उसके क्या आते हैं, शून्यक आते हैं। ये बात अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये हो गया शून्यक निकालने का तरीका। एक एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल से अपने को समझ में आने वाला नहीं है, अपने को कम से कम 3-4 एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। तो अपन दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। पहला एग्जाम्पल अपन ने कर लिया, अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल से पहले मैंने इसमें कुछ एक नियम बताए हैं, वो नियम मैं एक बार दोबारा बता देता हूं रिपीट में। पहला नियम, गुणनखंड विधि के लिए पहला नियम है कि अपने को रफ कॉपी में यानी कि रफ पेज में क्या करना है, रफ पेज में पहले पद का अंतिम पद से क्या करना है, गुणा करना है। पहले पद का अंतिम पद से गुणा करना है, और जो बीच वाला पद होता है, कौन सा पद, बीच वाला पद होता है, उसके कितने टुकड़े करने होते हैं, 2 टुकड़े। उसके बाद में प्रथम पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे तो यदि प्लस आ जाए तो उसका मतलब अपन योग समझेंगे कि अब अपने को योग लेना है, टुकड़े करेंगे तब योग लेना है। और यदि उसका गुणा करने पर अपने पास माइनस आ जाए तो उसका मतलब अपन क्या समझेंगे, अंतर समझेंगे। प्लस का मतलब योग और माइनस का मतलब क्या समझेंगे, अंतर समझेंगे। उसके बाद में आपको बताया था कि टुकड़ा करने के बाद में यहाँ पर पहले पद को अंतिम पद से गुणा करेंगे, प्लस का मतलब योग, माइनस का मतलब बीच वाले पद के जब अपन टुकड़े करते हैं तो वहां पर अपने को पहले तो देखना है उसका योग या अंतर, पहले उसका योग या अंतर सेट करेंगे। उसके बाद में दोनों पदों का जो गुणा आना चाहिए वो यहाँ पर जो उत्तर आएगा, यहाँ पर जो संख्या आएगी उस संख्या के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये मैंने आपको नियम बताया था। इस नियम के आधार पर अपन 2 एग्जाम्पल और करेंगे। ये अपने पास एग्जाम्पल है, अब अपने पास जल्दी से होगा ये एग्जाम्पल। अपने पास एक एग्जाम्पल है, वो है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास है x² - 7x और प्लस में 12। पहले वाला एग्जाम्पल था उसमें x² + 7x था। इस वाले एग्जाम्पल में x² - 7x + 12 है। इस एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, सबसे पहले एक बात बताया था कि कोई भी बहुपद आए उसका प्रतीक चिन्ह देंगे। इसका प्रतीक चिन्ह क्या देंगे, fx। पिछले वाले में क्या दिया था, fx। इसमें भी क्या देंगे, fx। अपन लिखेंगे माना बहुपद fx, माना बहुपद fx बराबर x² - 7x + 12। अब अपने को निकालना क्या है, शून्यक। तो एक बात बताया था, शून्यक नाम आते ही बहुपद को लिख देंगे 0 के बराबर, क्योंकि शून्य का मतलब ही होता है बहुपद का मान 0 के बराबर। तो शून्य के लिए बहुपद fx का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। बहुपद fx क्या है, बहुपद fx है x² - 7x प्लस में है 12 और बराबर में क्या है, 0। अब क्या करेंगे, टुकड़ा करना है। टुकड़ा किसका, पहला पद रहेगा सेम टू सेम, आखिरी पद भी रहेगा, प्लस का 12 है तो प्लस 12 सेम टू सेम और बराबर में क्या है, 0। बीच वाले पद के कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े। कैसे करेंगे, अपन जाएंगे रफ पेज में, अपन रफ पेज में जाएंगे। रफ पेज में जाने के बाद पहले पद को अंतिम पद से चिन्ह सहित क्या करेंगे, गुणा। पहला पद क्या है, x² या प्लस का x², चिन्ह सहित, यानी पहला पद है वो है प्लस का x²। अंतिम पद है वो क्या है, अंतिम पद है प्लस का 12 तो अंतिम पद है प्लस का 12। गुणा करेंगे, प्लस गुणा प्लस क्या बनेगा, प्लस 12 × 1 = 12, x² तो x²
प्लस का मतलब क्या समझेंगे, योग। बताया था कि प्लस का मतलब क्या समझना है अपने को, योग समझना है। योग किसका, बीच वाले का। बीच में क्या है 7, x के गुणा में बीच में क्या है 7, तो 7 को अपन ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि उनका योग, प्लस का मतलब योग, 7 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे कि उनका योग तो कितना आना चाहिए 7, और उनका गुणा है वो कितना आना चाहिए 12। यहाँ पर जो उत्तर आया है वो संख्या। तो ठीक है, अपने को पता है, अपन अभी भी किया था कि 3 और 4 का जो योग होता है, 3 और 4 का योग जो होता है वो कितना होता है 7, और 3 और 4 का गुणा कितना होता है 12। योग भी सेट है, गुणा भी सेट है, तो बताओ टुकड़े सही हैं या गलत हैं, सही है। ये अपने पास जो युग्म आया है, ये जोड़ा आया है, ये जोड़ा एकदम सही है। तो यहाँ पर अपन एक जगह तो लिखेंगे 3, देखो 3 और 4 आ गया, एक जगह 3 लिखेंगे, एक जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ पर चर क्या है x, तो 3 के साथ भी क्या आएगा x, 4 के साथ भी क्या आएगा x। अब बात करते हैं दोनों के चिन्ह की। यहाँ पर चिन्ह क्या आया था, दोनों को पहले पद को अंतिम पद से गुणा किया था, चिन्ह आया था प्लस। अपने को पता है प्लस कब आता है, प्लस तब आता है जब या तो दोनों प्लस के हों या दोनों क्या हो माइनस के। क्यों, प्लस प्लस भी प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, यानी या तो अपन दोनों जगह प्लस लिखें, प्लस प्लस, या दोनों जगह क्या लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, ये भी प्लस बनेगा। यानी इस प्लस को तोड़ने के लिए अपने को या तो दोनों जगह प्लस लिखना है या दोनों माइनस लिखना है। चलो अपन पहले दोनों जगह प्लस लिख के देखते हैं। ये प्लस का 3x, ये प्लस का 4x, क्या बन जाएगा दोनों मिलके प्लस का 7x। पर अपने को प्लस का 7x चाहिए, माइनस का 7x, माइनस का 7x, यानी दोनों जगह अपन प्लस तो नहीं लिख सकते। तो दोनों जगह अपन प्लस नहीं लिख सकते, तो दोनों जगह क्या लिखना पड़ेगा माइनस। तो ये मैंने दोनों जगह लिख दिया माइनस। तो माइनस का 3x, माइनस का 4x, क्या बन जाएगा माइनस का 7x। ये सेट हो गया अपने पास। इसके अपन ने क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने के बाद में अपने को दो आगे के जो अपने पास चलेंगे पॉइंट, 2 स्टेप चलेंगे, उनमें कॉमन लेना है। कैसे, यहाँ पर x की घात कितनी है 2, यहाँ पर x की घात 1, तो x की घात 1 कॉमन आ जाएगी, छोटी घात। 2 घात में 1 घात कॉमन, क्या बचेगी 1 घात, माइनस है तो माइनस 1 घात कॉमन, यानी x बाहर आ गया, कितना बचेगा 3। ये चिन्ह रहेगा सेम टू सेम, चिन्ह किसका है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस रहेगा सेम टू सेम। 4 में भी 4 है और 12 में भी क्या है 4, 4 तिया 12, यानी 12 में 4 छिपा हुआ है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, 4 क्या आ जाएगा कॉमन। अब एक बात नई आ गई, नई बात ये आ गई कि यदि अपन ने कहीं पर माइनस कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन लेते ही क्या काम करता है, माइनस कॉमन लेते ही चिन्ह क्या कर देता है। क्या याद रखना है, माइनस कॉमन लेते ही चिन्ह क्या कर देता है चेंज। तो माइनस कॉमन लिया तो ये जो माइनस का 4 था ये बाहर आ गया, ये बचेगा यहाँ पर x, अंदर क्या बचेगा x। एक बात बोली थी मैंने, माइनस कॉमन लेते ही चिन्ह क्या कर देता है चेंज। तो ये जो प्लस का 12 था यहाँ पर, ये जो प्लस का चिन्ह था ये चेंज होगा, तो प्लस चेंज होकर क्या बन जाएगा माइनस। ये माइनस x बचना चाहिए था, चिन्ह चेंज होते ही प्लस x बन गया। ये प्लस का 12 है, चिन्ह चेंज होते ही ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस। तो 4 अपन ने कॉमन लिया था तो 4 बाहर, माइनस x का बन गया प्लस x, यहाँ पर प्लस बन गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया था। और 12 में 4 का भाग देंगे, कॉमन का मतलब भाग देना, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, बराबर में क्या है 0। देखो दोनों के दोनों ब्रैकेट यदि सेम टू सेम आए हैं तब तो अपना सवाल सही चल रहा है, वरना सवाल क्या है गलत कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक पद ये आ गया, एक पद ये आ गया, तो अपन ने एक बार तो कॉमन ले लिया, एक बार कॉमन और लेंगे। दोनों पद में जो ब्रैकेट है वो सेम टू सेम है, तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा कॉमन, सेम टू सेम चीज़ कॉमन आती है, ब्रैकेट आ गया कॉमन। कॉमन आने के बाद, ब्रैकेट कॉमन आने के बाद यहाँ पर बचेगा x, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट आ गया बाहर, क्या बचेगा 4, बराबर में क्या है 0। दो पद जब गुणा में हो तो दोनों पद एक साथ तो 0 नहीं हो सकते, यानी एक बार ये 0 और एक बार ये 0, एक बार पहला पद 0, एक बार दूसरा पद 0। कितनी स्थिति बनेगी, 2 स्थिति, स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट और केस सेकंड, स्थिति सेकंड। केस फर्स्ट में पहला डब्बा 0, पहला ब्रैकेट 0, केस सेकंड में दूसरा ब्रैकेट 0, दूसरा पद 0, माइनस का 3 इधर जाकर बनेगा प्लस का 3 और माइनस का 4 इधर जाकर बनेगा प्लस का 4, यानी कि ये दो अपने पास चर के मान आ गए 3 और 4, 2 मान आ गए। तो द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं 2, और कौन से आ गए, एक तो आ गया 3 और एक क्या आ गया 4। आज का अपन एक लास्ट एग्जाम्पल और करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल अपने पास क्या है,
अपने पास एक एग्जाम्पल और है, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में अपन लिखेंगे माना बहुपद fx। अपन ने बहुपद को मान लिया fx, अपने को fx दे नहीं रखा था, अपन ने मान लिया। माना बहुपद fx क्या है, अपने पास एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x माइनस 5। अपने को इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक ये रैखिक बहुपद है या द्विघात? द्विघात बहुपद। कितने शून्यक आएंगे? 2। शून्यक के लिए बताया था आपको, शून्यक के लिए किसी भी बहुपद को अपन किसके बराबर लिख देंगे? 0 के। बहुपद fx का मान कितना है? 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर में क्या होगा? 0। ये है माइनस में 5 बराबर में क्या होगा? 0। टुकड़े करेंगे तो पहला पद रहेगा सेम टू सेम, आखिरी पद भी सेम टू सेम, बराबर में क्या है? 0। बीच वाले पद के कितने टुकड़े करने हैं? 2 टुकड़े। कैसे करेंगे? रफ पेज में जाएंगे, रफ पेज में जाने के बाद पहले पद को अंतिम पद से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहला पद है प्लस का 2x², चिन्ह सहित लेना है। पहला पद प्लस का 2x², अंतिम पद है माइनस का 5। गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। 5 दूआ 10, x² तो x², यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया? माइनस। एक बात बोली थी, प्लस का मतलब समझेंगे योग और माइनस का मतलब समझेंगे अंतर। यानी इस बार अपने को योग देखना पड़ेगा या अंतर? इस बार अपने को देखना पड़ेगा अंतर। अंतर भी किसका? अंतर भी बीच वाले का। बीच में क्या है? 3। केवल संख्या देखनी है, बीच में कितना है? 3। यानी 3 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि इनका अंतर, इनका अंतर यानी बीच का गैप वो तो कितना रहे? 3 रहे। अंतर तो रहे 3, पिछली बार योग था, इस बार अंतर है। 3 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि इनका अंतर तो 3 रहे और उनका गुणा है वो कितना आ जाए? 10 आ जाए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के साथ में मैं कितना लूँ? 1 के साथ में एक और संख्या क्या ली जाए कि उनका अंतर 3 रह जाए? अपने को पता है 1 के साथ में 4 लेंगे, 1 के साथ में 4 लेंगे तो 4 में और 1 में कितना अंतर होता है? 3 का। ठीक है, अंतर सेट हो गया। गुणा करके देखते हैं। 4 को 1 से गुणा किया, 4 1 का 4। अपने को 4 चाहिए या गुणा में 10 चाहिए? 10 चाहिए, यानी ये तो सेट नहीं होगा। चलो ठीक है, ये जोड़ा अपन नहीं ले सकते। 1 के बाद में किसकी बारी? 2 की बारी। 2 के साथ में अपन दूसरी संख्या क्या लें कि अंतर 3 रह जाए? अपने को पता है 2 के साथ में 5 लेंगे तो 5 और 2 का अंतर कितना होता है? 3। 5 और 2 में कितना अंतर होता है? 3 का। ठीक है, अंतर सेट है। गुणा करके देखते हैं। 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूआ 10, तो अंतर आ गया 3, गुणा आ गया 10। अंतर भी सेट है, गुणा भी सेट है। मतलब अपने पास जोड़ा आया नहीं आया? आ गया। एक तो आ गया 2, एक आ गया 5। तो अपन इस 3 की जगह एक जगह तो लिखेंगे 2, एक जगह लिखेंगे 5। लिख दिया। चर का क्या है यहाँ पे? x है या y है? x। तो x है तो x लिखेंगे, y है तो y। यहाँ पर 3 के साथ में चर x है तो 2 के साथ में भी x लिखेंगे और 5 के साथ में भी क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब बात करते हैं चिन्ह की। अपने को पता है माइनस का चिन्ह कब आता है? जब या तो प्लस को माइनस से गुणा किया जाए या माइनस को प्लस से गुणा किया जाए। यानी एक ही बात है। क्या चीज़ है? माइनस का चिन्ह तब आएगा जब एक पद हो प्लस का, एक पद हो माइनस का। एक पद प्लस का, एक माइनस का, एक माइनस का, एक प्लस का। यानी माइनस चिन्ह तब आएगा जब दोनों में से एक पद को प्लस का लिखेंगे, एक पद को माइनस का। चलो ठीक है, मैं एक बार मेरी मर्जी से लिखता हूँ। मैंने 2 को लिख दिया माइनस का और 5 को लिख दिया प्लस का। ये सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 5x माइनस का 2x ये बन जाएगा प्लस का 3x। ये सेट नहीं होगा। परंतु यदि मैं 2x को लिखता हूँ प्लस का और 5x को लिखता हूँ माइनस का, तो 2x में से 5x जाएगा, कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस का 3x। तो इस प्रकार से ये अपने पास टुकड़ा हो गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो सेम स्थिति बनेगी और सेम स्थिति के अनुसार अपने पास इसके कितने शून्यक आ जाएंगे? 2 शून्यक। अब इस विधि के लिए मैंने आपको पहला, दूसरा और चौथा ये 3 एग्जाम्पल आपको करवा दिए। 2 एग्जाम्पल बोर्ड पर आपको और दिख रहे हैं। ये 2 एग्जाम्पल प्लस में आपकी टेक्स्ट बुक में 3.1 से पहले कुछ एग्जाम्पल है और 3.1 में कुछ सवाल हैं, 3.4 में भी कुछ सवाल हैं, 3.5 में भी हैं। उन सवालों को आप अपनी मर्जी से हल करेंगे और देखेंगे कि ये विधि आपको समझ में आई या नहीं आई। यदि नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। थैंक यू।